स्टार्ट। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, कैंसर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का ये 6th क्लास है। अब तक की पिछली 5 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, उसका रेगुलेशन, सी वैल्यू पैराडॉक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ लिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, वो दिए गए होंगे, वो लोग कर भी रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा वो लगातार पूछ रहे हैं, जिनका हो रहा है वो अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कर ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं, कोई और आया 10 मिनट लेट, मनाल में वही है, चलिए ठीक है। तो पहले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे आज कैंसर बायोलॉजी के बारे में खूब अच्छे से। रिसर्चर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कैंसर बायोलॉजी। खूब सारी रिसर्च कैंसर पे हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो लेकिन उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज कैंसर है क्या। तो कैंसर क्या होता है, एक तरह की जेनेटिक डिजीज है, एक तरह की ये जेनेटिक डिजीज होती है कैंसर। कैंसर एक टाइप की जेनेटिक डिजीज है caused by the accumulation of genetics and epigenetic alteration। जेनेटिक और एपिजेनेटिक अल्टरेशन के कारण होती है। जेनेटिक और एपिजेनेटिक अल्टरेशन का मतलब समझ लेते हैं। जेनेटिक और एपिजेनेटिक अल्टरेशन का मतलब क्या है, मान लिया कि कहीं पे कोई भी रीडिंग फ्रेम लिखा हुआ है ना, तो जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें कुछ चेंज हो जाए। मान लिया लिखा हुआ है AGCCT ऐसे कुछ भी है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टैंड और बना लेते हैं, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो हट जाए, डिलीट हो जाए, हट जाए, कुछ भी हो जाए, ओवरऑल वहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो जाए, तो मतलब 1 या 2 या 3 या 4, इट डजेंट मैटर, है ना। ये क्या कहानी चल रही है, ये कहानी चल रही है जेनेटिक लेवल पे, मतलब न्यूक्लियोटाइडल लेवल पे अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक लेवल पे चेंज हो रहा है। और जेनेटिक लेवल पे चेंज होने से म्यूटेशन हो सकता है। तो जेनेटिक लेवल मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइडल लेवल पे। बट एट द सेम टाइम इन केस ऑफ एपिजेनेटिक अल्टरेशन, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडल लेवल पे चेंज ना करके अदर लेवल पे चेंज किया जाता है। मान लिया प्रोटीन लेवल पे, मान लिया कि क्या हो रहा है कि कोई जीन है, कोई जीन है और वो आकर के इंटरैक्ट कर रही है स्टोन प्रोटीन से। कोई जीन है वो इंटरैक्ट कर रही है स्टोन प्रोटीन से, इनके बीच में इंटरैक्शन चल रहा है ना, इनके बीच में इंटरैक्शन चल रहा है। अब मान लिया कि ये जीन जो था पहले एक्सप्रेस हो रहा था, पहले ये जीन एक्सप्रेस हो रहा था, ये जीन क्या हो रहा था, एक्सप्रेस हो रहा था। क्यों एक्सप्रेस हो रहा था, क्योंकि ये जीन और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, लूज थी, लूज बॉन्डिंग थी, जिसके कारण ये जीन एक्सप्रेस हो पा रहा था, है ना, ये जीन एक्सप्रेस हो पा रहा था। और मान लिया कि ये जीन एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर से बचाता है। कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मान लिया इसके अंदर एसिटाइलेशन हो गया या मिथाइलेशन हो गया, इसमें मिथाइल ग्रुप आकर के ऐड हो रहा है, CH3 ग्रुप आकर के ऐड हो गया। मिथाइलेशन से क्या हो रहा है, या फास्फोराइलेशन हो रहा है, कुछ कोई प्रोसेस ऐसे हो रही है जिसके कारण ये जीन, ये जो भी जीन है और ये जो भी प्रोटीन है, इनके बीच में बॉन्ड जो हो गया बहुत ही स्ट्रांग हो गया, पास पास आ गए, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो गया। अब ये बॉन्ड स्टॉप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो क्या इनका एक्सप्रेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर इनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या ट्यूमर को सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है भाई, कैंसर हो गया, है ना। तो ये दो तरीके हो गए। एक तरीका हो गया कि एपिजेनेटिक लेवल पे, एपिजेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज कर दिया जाए, है ना। और दूसरा तरीका क्या था, जेनेटिक लेवल पे चेंज कर दिया जाए। तो जेनेटिक और एपिजेनेटिक लेवल पे चेंज करने से कैंसर होता है ना। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कैंसर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उम्मीद है डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी।
शुरू से ही टॉपिक को कनेक्ट करके रखना है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, आगे अब हम लोग को क्या जानना है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड सेल्फ प्रोलिफरेशन। अब बात आ रही है कि जो कैंसर है उसमें होता क्या है, तो उसमें सेल का अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेशन चलता है, मतलब सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में मल्टीप्लाई करती हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, 1 से 2, 2 से 4 लगातार बनती रहती हैं, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन। लॉस ऑफ नॉर्मल सेल साइकिल रेगुलेशन, जो इससे पहले हम लोगों ने सेल साइकिल रेगुलेशन कल पढ़ा था, कुछ भी रेगुलेट नहीं होता है, नॉर्मल रेगुलेशन हो जाता है और एपोप्टोसिस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। देखो इवेजन लिख के आएगा क्वेश्चन में, है ना, इवेजन का मतलब होता है स्केपिंग, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया से स्केप करके बाहर निकल जाता है ना, स्केपिंग होती है वहां पर अब एपोप्टोसिस खत्म। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है, वो भी एक टॉपिक है, पहले सोचा था वही पढ़ाएंगे बट पहले कैंसर जाना ज़्यादा जरूरी था। प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो खत्म, वो होना बंद हो जाएगी, ठीक बात है। तो होता क्या है इसमें, देखा जाए अगर कैंसर बायोलॉजी में, तो एक नॉर्मल सेल जो होगी उसमें जेनेटिक या एपीजेनेटिक लेवल पे कोई अल्ट्रेशन हो जाएगा, जिससे वो नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और ट्रांसफॉर्म होकर के कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी। ये हो गया आपका, ये हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर बायोलॉजी, कैंसर सेल। अब जब हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 तरह की बातें जानेंगे, एक जानेंगे बीनिंग और दूसरा है मैलिग्नेंट, है ना, बीनिंग और मैलिग्नेंट। ट्यूमर, ट्यूमर है ना, ट्यूमर एक्चुअली में जब कैंसर फैलने लगता है तो वही ट्यूमर क्या कहलाने लगता है, उस समय उसको हम लोग कैंसर कह देते हैं। तो अभी देखेंगे इस बात को, ये बिल्कुल रॉ डेफिनेशन है, साइंटिफिकली हर पैमाने पे सही भी नहीं है और उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना इस बात को लेकर के, समझेंगे बात को। अभी तक के डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, क्लियर हो तो बतलाओ, आगे बढ़े फिर हम। ठीक है, अगला आ रहा है आपका टॉपिक, बीनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो ट्यूमर क्या होता है एक्चुअली में, ट्यूमर भी एक मास ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल है ना, मास ऑफ सेल, जिसमें ग्रोथ होती रहती है, जिसमें ग्रोथ होती रहती है अनकंट्रोल्ड मैनर में, वहां पर भी ग्रोथ हो रही है, ध्यान लगाना है, अनकंट्रोल्ड मैनर में लगातार उसमें ग्रोथ चलती रहती है, अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ होती है, ये है ट्यूमर। लेकिन अब ये ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो स्टार्टिंग स्टेट, बीनिंग का मतलब बिगिनिंग से याद रखना, बीनिंग, बिगिनिंग से याद रखना, और दूसरा हो सकता है बाद की स्टेट, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। तो पहली स्टेट बीनिंग रहती है और बाद में ये इसमें चेंज हो सकती है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट। तो दोनों ट्यूमर में अंतर क्या है एक्चुअली में, ट्यूमर को कभी कभी नियोप्लाज्मा भी लिखा मिल सकता है, तो परेशान ना होना, नियोप्लाज्म भी लिखा मिल सकता है ट्यूमर को। होता क्या है, ट्यूमर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीनिंग ट्यूमर क्या होता है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब इन दिस केस द मास ऑफ द सेल, है ना, सेल का मास है, खूब सारी सेल्स का जो ग्रुप है वो कवर रहता है, वो एक कैप्सूल के थ्रू एक उसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, कैप्सुलेटेड रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बीनिंग। दूसरी बात अगर हम लोग बोले मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, यहाँ पर जो सेलुलर मास है, यहाँ पर जो सेलुलर मास है ये कवर्ड नहीं रहता है, ये नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया
कि उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, कवरिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी हो सकती है। ये कवरिंग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, या क्या क्या हो सकता है अभी आगे धीरे धीरे बातों को समझेंगे। तो यहाँ पर एक कवरिंग होती है, यहाँ पर दूसरे केस में नहीं होती, तो नॉन इनकैप्सुलेटेड हो गया। ये कैसा हो गया? नॉन इनकैप्सुलेटेड। यहाँ पर सेल्स जो होती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, है ना, प्लास्टिक होती हैं। और यहाँ पर सेल जो होती है वो पुअरली डिफ्रेंशिएट होती है, पुअरली डिफ्रेंशिएट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर वेल डिफ्रेंशिएट होती है। वेल डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या हो रहा है, इस बात को जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक कॉमन ट्यूमर है थायराइड ट्यूमर, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया। अब थायराइड ग्लैंड में जब ट्यूमर होता है जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं, कभी कभी वो जनरली क्या करती हैं, कभी कभी नहीं, जनरली क्या करती है, उन सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सेम थायराइड सेल के जैसा ही होता है। ठीक है, थायराइड में क्या लिखा है, यहाँ पे थायराइड ट्यूमर लिखना चाहिए। अब ठीक है, मान लिया थायराइड में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, थायराइड ट्यूमर। तो बताया जा रहा है कि यहाँ की सेल्स जो होती हैं, यहाँ की सेल्स जो होती है वो थायराइड की जो सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ की ये जो सेल है वो थायराइड की सेल के जैसे ही होती है। और कभी कभी क्या करती है कि थायराइड के जैसा फंक्शन भी करने लग जाती है। कभी कभी ये क्या करती है, जैसा थायराइड फंक्शन कर रहा है वैसे फंक्शन ये भी करती है ना, मतलब हार्मोन भी बना देती है, भले ही कम मात्रा में बनाए, बट ये कुछ ना कुछ हार्मोन बना सकती है। तो थायराइड का जैसा फंक्शन कर सकती है और ये हार्मोन भी बना सकती है। इसको हम लोग कहते हैं इट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड। ये क्या हो गई, वेल डिफ्रेंशिएट हो गई। एट द सेम टाइम द मैलिग्नेंट सेल है ना, या मैलिग्नेंट ट्यूमर इज पुअरली डिफ्रेंशिएटेड और समटाइम इट कैन आल्सो रिगार्ड एज अनडिफ्रेंशिएटेड। या तो पुअरली डिफ्रेंशिएट होगा या तो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। अब मान लिया गया कि किसी को लीवर का कैंसर हो रहा है, तो लीवर में अगर ट्यूमर हो रहा है तो वहां पर अगर मान लिया लीवर की सेल ऐसी दिख रही है, ठीक है, लीवर की सेल ऐसी दिख रही है, तो हो सकता है कि जब उसमें कैंसर हुआ, लीवर कैंसर, तो उसकी सेल कुछ ऐसी दिखने लगी। ये कैसी होती है, इसमें प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, एनाप्लास्टिक हो जाता है ना, एनाप्लेसिया बोल सकते हो, एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया का मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट नहीं रहा, इनके अंदर खूब सारे स्ट्रक्चरल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे चेंजेस आ चुके हैं। while in case of differentiated state, well differentiated state, there is a functional and structural similarity, है ना, there is a functional and structural similarity, वहां पर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी चलती है। तो बीनिंग ट्यूमर की खासियत क्या हो गई कि यहाँ पर जहां पर भी ट्यूमर डेवलप हो रहा है, जहां पर भी डेवलप हो रहा है, उसकी ओरिजिन सेल और ट्यूमर सेल के बीच में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मिल सकती है ना, मिलती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा कुछ नहीं होता, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लेवल पे कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिलती है। बीनिंग ट्यूमर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो चलती है इन कंपैरिजन टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। नॉर्मल के कंपैरिजन में तो बीनिंग में भी तेज होगी। 3 तरह की सेल ले ली मैंने, एक नॉर्मल ले ली, नेटिव सेल ले ली, या नॉर्मल सेल ले ली, है ना, नॉर्मल सेल ले ली। नॉर्मल के बाद में हमने बीनिंग ले लिया, ठीक है, बीनिंग ले लिया, और तीसरा आपका ले लिया मैलिग्नेंट। तो सबसे तेज तो ग्रोथ रेट तो मैलिग्नेंट में होगी, और मैलिग्नेंट से कम होगी बीनिंग में, और सबसे नॉर्मली जो ग्रो करेगी वो कौन होगी, आपकी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। ये कहानी चल रही है। तो इसमें ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो है, इसमें बहुत ही फास्ट है। ये लोकलाइज्ड रहती है, ध्यान लगाना, ये लोकलाइज्ड रहती है, ठीक है, ये लोकलाइज्ड रहता है। जहां पर ट्यूमर है बस वही रहेगा, जैसे थायराइड में ट्यूमर हुआ तो बस थायराइड तक रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट जो होता है वो इन्वेजिव होता है, वो जहां पर है वहां पर तो रहेगा ही रहेगा, जहां पर है वहां पे तो रहेगा ही रहेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर जहां पर है वहां पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये अगल बगल की सेल्स में भी, अगल बगल के टिश्यूज में भी फैलता है, तो ये इन्वेजिव हो गया। दूसरी चीज, ये मेटास्टैसिस नहीं शो करता है,
यहाँ पे मेटास्टेसिस की प्रक्रिया खत्म है और यहाँ पे मेटास्टेसिस है। अब देखो अगल बगल अगर फैल रहा है तो उसको इन्वेजिवनेस बोलते हैं। अगर वो इधर उधर यहाँ मतलब थायराइड पे है तो अगल बगल कहीं फैल जा रहा है, लीवर में है तो अगल बगल लीवर में था, गाल ब्लैडर में भी हो गया, इंटेस्टाइन में भी हो गया, तो वो आस पास में ही फैल रहा है। इसको बोलते हैं कैसा हो रहा है, इन्वेजिव हो रहा है। लेकिन लीवर से चल करके वो किडनी में पहुंचा जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, या ब्रेन में हुआ जा रहा है, लीवर से पहुंच करके ब्रेन में पहुंचा जा रहा है ना। कोई भी ऑर्गन ले सकते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन ले सकते हैं, वहां पहुंचा जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं इसको मेटास्टेसिस शो कर रहा है। अगर दूर दूर तक फैल रहा है तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। बहुत अच्छे से पूरी प्रोसेस पढ़ाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिस्टेंट हो जाता है, बहुत दूर तक फैल जाता है। तो मैलिग्नेंट क्या होता है, इन्वेजिव भी होता है, डिस्टेंट भी होता है ना। सॉरी, इन्वेजिव भी होता है और मेटास्टेसिस भी शो करता है, रैपिड ग्रोथ होती है, एनाप्लास्टिक होती है, नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये रेयर रिअकरेंस है, मतलब अगर मान लिया कहीं पे ट्यूमर हुआ था, नॉर्मल ट्यूमर हुआ, नॉर्मल एक ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर है, जैसे कि यूट्रस में ट्यूमर होता है, कॉमन ट्यूमर है, कॉमन फीमेल्स में यूट्रस में ट्यूमर हो गया तो क्या करते हैं, ऑपरेशन करके यूट्रस पूरा पूरा रिमूव कर देते हैं, ऑपरेशन करके यूट्रस हटा देते हैं, यूट्रस हटा देते हैं, फिर वो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रीअकरेंस नहीं है वहां पर। वाइल इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब नॉर्मल जो कैंसर की बात करते हैं, कैंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर वहां पर ऑपरेशन करके कैंसर हटाया जाता है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज इक्वल टू कैंसर लेके चलेंगे, ये कैंसर लेके चलेंगे, जबकि बीनिंग को कैंसर नहीं मानेंगे, ये कैंसर लेके चलेंगे, है ना। बीनिंग को कैंसर हम लोग नहीं मानेंगे। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हटाया जाता है तो जनरली रिअकर हो जाता है। तो हमें लग रहा है 10 में 8 बार 9 बार तो यही होता है, 8 बार तो जरूरी हो जाता है कि रिअकर हो गया। किसी को ओरल कैंसर है, किसी को इंटेस्टाइनल कैंसर है, लिवर कैंसर है, कोई भी कैंसर है, ऑपरेट करके हटाया गया और हटाया जाता है तो कुछ समय बाद वो फिर से हो जाता है। इस तरह के कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट, सॉरी, इस तरह के ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। तो 2 तरह के ट्यूमर हो गए, एक हो गया बीनिंग और दूसरा हो गया मैलिग्नेंट। क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उम्मीद है भाई सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी रटने वाला नहीं है, कुछ भी रटने वाला नहीं है, रिकॉल करना है। और आज से हम लोग एक नई यूनिट भी स्टार्ट करेंगे, टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ध्यान लगाना कि 2 यूनिट ऐसी हैं जिनको रिकॉल करना रहेगा, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रिकॉल करना है। रिकॉल करने का मतलब है पढ़ लेना है उसको, रिवीजन में टाइम लगेगा उसमें। मान लिया उसको रिवीजन कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, उसको रिवाइज करने में टाइम लगेगा। लेकिन आज एक दूसरी यूनिट स्टार्ट होगी, टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन, उसको इसी लहजे से आपको पढ़ना है कि इसको रिकॉल करने में, अगर मान लेते हैं कि जैसे मुझे सही से अगर पूरा रिवाइज करना होता था मॉलिक्यूलर तो 3 दिन लगते थे, तो अब आपकी रिकॉल पावर हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए। लेकिन जो आपका टूल्स टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में मान लेते हैं 9 घंटे, 9 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो इस स्तर का आपको लोग को पढ़ना है। जब तक इस स्तर का समझ में नहीं आएगा तब तक बताते रहना। थोड़ी थोड़ी फिजिक्स है, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री है, जो भी है सब सिखाया जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर कई तरीके के होते हैं और इनके नाम से ही क्वेश्चन मैचिंग कई बार आई है। इतना आसान क्वेश्चन में मैचिंग आती है। जैसे कार्सिनोमा है, तो कार्सिनोमा क्या होती है, जब किसी इपिथेलियल सेल पे कैंसर होता है, डेराइव फ्रॉम द इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल से कैंसर अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। जैसे कि स्किन में कैंसर हो रहा, लंग्स कैंसर हो रहा, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा, कोलन कैंसर हो रहा, दीज कैंसर्स आर कॉल्ड कार्सिनोमा, है ना, कार्सिनोमा। लेकिन एक और कैंसर हो रहा है, सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है वो मीजेनकाइमल टिश्यू में होता है ना, मीजेनकाइमल टिश्यू में होता है। मीजेनकाइमल टिश्यू क्या होती है ना, मीजेनकाइमल टिश्यू क्या होता है, मीजेनकाइमल टिश्यू जैसे कि बोन, जैसे कि कार्टिलेज, हालांकि थोड़ा कम ही, रेयर ही है एक्चुअली में, ये डायरेक्ट प्राइमरी नहीं होता है, सेकेंडरी होता है। मसल्स, है ना, फैट, कनेक्टिव टिश्यूज, दीज आर द मीजेनकाइमल टिश्यूज। तो मीजेनकाइमल टिश्यूज क्या होता है, ये जनरली प्राइमरी नहीं होते, इसमें कार्सिनोमा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, मान लिया कहीं पे पहले से कैंसर था
मान लिया लंग्स में किसी को कैंसर हो गया है और लंग्स से कैंसर फैला, मेटास्टेसिस करके बोन में पहुंच गया, लंग्स से कैंसर फैल के बोन में पहुंच गया, तो जो बोन में पहुंचा नाउ इट इज सेकेंडरी, और जब लंग्स में था तो लंग्स में कैंसर कैसा था, प्राइमरी था, है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस, है ना, मेटास्टेसिस के थ्रू ये कैंसर जो है वो लंग्स से बोन में पहुंच चुका है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैंसर कैसा हो गया भाई, सेकेंडरी हो गया। जनरली सार्कोमा जो होता है वो सेकेंडरी होता है, लेकिन कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए, ये मीजेनकाइमल टिश्यूज में देखने को मिलता है। तीसरा तो आपको देखो, अब इतने में क्या क्या याद रखने वाला है, कार्सिनोमा, इपिथेलियल सेल, है ना, सार्कोमा, मीजेनकाइमल टिश्यूज, मीजेनकाइमल टिश्यूज। तीसरा आ रहा है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया तो आपको पहले से पता चल रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स में, ल्यूकोसाइट्स में, एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स, है ना, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में, बोन मैरोज में, है ना, ये बोन ब्लड कैंसर इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो जो ल्यूकेमिया है वो ब्लड कैंसर है। इसके अलावा अगर लिम्फेटिक सिस्टम में हो रहा है, लिम्फ नोड्स में, लिम्फ वेसल्स में, इनमें कहानी चल रही है, लिम्फोसाइट्स में चल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोमा। एक और आता है मायोलोमा, मायोलोमा जो होती है वो जनरली उसमें एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोलोमा, माइलोमा, माइलोमा, ठीक है। और लास्ट आ रहा है एक और आपका टेरेटोकार्सिनोमा, नहीं लास्ट नहीं आ रहा है, एक और आ रहा है इसके बाद, टेरेटोकार्सिनोमा। टेरेटोकार्सिनोमा कहाँ पर होता है, जनरली ये गोनेट्स में हो जाता है, गोनेट्स में, लेकिन ये रेयर है ना। ह्यूमन का या किसी भी एनिमल का जो मोस्ट प्रोटेक्टिव बॉडी ऑर्गन होता है वो उसके गोनेट्स होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, ठीक है। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होता है ना, कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, बट टेस्टिकल्स और ओवरी में इन्फेक्शन देर में होगा, है ना। जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन तक हो सकता है, बट ओवेरियन इन्फेक्शन रेयर होगा। तो ओवरी तक या बोल सकते हैं हम लोग टेस्टिस तक इन्फेक्शन फैलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कैंसर भी यहाँ पर बड़ा रेयर होगा, लेकिन अगर होगा तो उसका नाम होगा टेरेटोकार्सिनोमा, याद रखना है, ये इसके नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इधर कुछ कैंसर के नाम लिखे जाएंगे और उधर उनके उनके बारे में लिखा जाएगा, मैचिंग करो कि टेरेटोकार्सिनोमा क्या होता है, माइलोमा क्या होता है, और आप लोग भूल जाओगे, इसलिए आप लोग को याद रखना है। तो टेरेटो तो अब याद रहेगा आपको। एक और हो गया ग्लियोब्लास्टोमा, ग्लियोब्लास्टोमा में क्या होता है, इसमें जो ग्लियल सेल्स होती है ना, ग्लियल सेल्स होती है जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स, है ना, जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स में कैंसर हो जाता है, ये कैंसरस हो जाती है। एस्ट्रोसाइट नॉर्मली क्या करती हैं, नॉर्मली ये सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और नरिश करती हैं न्यूरॉन को, है ना, न्यूरॉन को नरिश करती है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है, न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, और इन्हीं में कैंसर हो जाता है ना, इन्हीं में कैंसर हो जाता है। कैंसर हो जाने के कारण हम लोग इसको क्या बोलने लग जाते हैं, ग्लियोब्लास्टोमा बोल जाते हैं। तो उसमें से दो तीन बातें जरूर याद रखना है। एक तो आपका आ गया, एक तो आ गया आपका सारकोमा। सारकोमा जो होता है वो, सारकोमा जो होता है वो मीजेनकाइमल सेल में होता है, सारकोमा मीजेनकाइमल में होता है, और कार्सिनोमा इपिथेलियल में होता है, और टेरेटोकार्सिनोमा गोनैड्स में होता है। बाकी ल्यूकेमिया तो नहीं बोलोगे, याद रहेगा, लिम्फोमा भी नहीं बोलोगे, याद रहेगा। माइलोमा जो है वो प्लाज्मा सेल में होता है, वो याद रखना है आपको, माइलोमा क्या होता है, प्लाज्मा सेल में होता है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बताइए, हरिओम जी बतलाएं, कैसे हैं आप, जी बताएं, क्या सवाल है आपका। हम्म 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 आरबीसी और क्यों, ऐसा क्या है इसमें, न्यूक्लियस नहीं है। देखो होता क्या है कि उनमें न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे मत बोलना, क्योंकि अब हम लोग
मैच्योर आरबीसी में नहीं होता, हाँ ये बोलो ना। तो जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है रेड बोन मैरो में, वहां पर तो हो सकता है ना। ऐसे ग्लियल सेल्स में हो सकता है, ग्लियल सेल्स। हाँ हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं मेरे भाई। तो उनमें उनमें नहीं होगा, उसमें सेंट्रियोल ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो। या कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि होता क्या है, कैंसर सेल की एक खासियत एक और होती है, अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कैंसर सेल में अल्टरनेट टीसीए आ जाती है, मतलब पूरी पूरी जो सेल साइकिलिंग है वो भी चेंज होती है। एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको टीसीए का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, है ना। तो वहां पर क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट नॉर्मल बनते हैं, जैसे आपको टीसीए याद आ रहा होगा, जैसे मुझे याद आ रहा है, तो क्या रहता है, ठीक है, क्या रहता है आपका, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है, सिसेकोनिटिक एसिड होता है, ठीक है, अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड होता है ना, सक्सिनिक एंजाइम, सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिल को एंजाइम होता है, फिमेरिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। ऐसी पूरी कहानी चलती है टीसीए की। उसमें अलग कहानी आ जाती है, अलग कहानी क्या आ जाती है, कुछ अलग प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वही वो उसी कैंसर को चेंज कर देते हैं। तो आप ये समझो कि जो नॉर्मल नेचर हो रहा है, जो नॉर्मल नेचर है वो अल्टरनेट हो जाएगा। पूरी पूरी जब साइकिल लेवल पे चेंज हो रहा है, बायोकेमिकल साइकिलिंग की चेंज हो रही है, ठीक है, तो वहां पे सेंट्रियोल लेवल पे भी चेंज हो सकता है। सेंट्रियोल लेवल के लिए करना ही क्या है, जैसे प्लांट में भी तो सेंट्रियोल नहीं है, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है, प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं है। क्यों, हरिओम भाई, वहां पे क्या चलता है, वहां शायद एमटॉक होता है क्या, एमटॉक। हम्म, तो वो कुछ अल्टरनेट बना सकते हैं। यही सब तो रिसर्च का विषय। अभी कैंसर के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, जितना भी पता है वही बहुत कम है। आप ये समझ लो कि अगर 10 बच्चा पढ़ के निकला पीएचडी करने, तो उसमें से 3 तो कैंसर में ही कूद जाता है कि हमको कैंसर पे स्टडी करनी है। अपने यहाँ से ही 6 लोग हैं, उसमें से दो लोग कैंसर के, 6 या 7 लोग जो पीएचडी कर रहे हैं अपने यहाँ से, मतलब अपने पढ़ाए हुए, उसमें से 2 लोग तो कैंसर पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और विचार करेंगे उसके ऊपर अच्छे से, प्रॉपर्टी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ भाई। हो सकता है इसमें जितने लोग पढ़ रहे हो उनमें से भी 1-2 लोग कैंसर पे स्टडी कर रहे हो, कैंसर पे डिजर्टेशन कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैंसर सेल की जो प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैंसर सेल की, ध्यान लगाना, सेल की बात हो रही है, कैंसर की बात नहीं हो रही है, पूरे पूरे कैंसर की बात नहीं हो रही, उसकी एक सेल की बात हो रही है कि वो कैंसर की जो सेल होगी उसके क्या क्या लक्षण है। तो एक इंडिविजुअल कैंसर सेल के क्या लक्षण है, पहली बात तो उसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो जाता है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन जो होता है वो उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब क्या है, मान लिया कि कोई एक इंसान है, आप हो एक इंसान, ठीक है, इसको मानना नहीं है, ये सच है। तो उसमें आपको लग गई चोट, चोट लग गई, जीवन में कभी आपको चोट लग गई, घाव हो गया, घाव होने से मांस, जो हाथ ऐसा था, मान लिया हाथ ऐसा था किसी इंसान का, ऐसा हाथ आ रहा था, ये मैंने हाथ बना दिया, और ये बना दिया मिला के, इस हाथ में घाव हुआ, और घाव होने से क्या हुआ कि ये हाथ यहाँ से इतना गया, अगले स्टेप पे बना रहे, ये इतना मांस उसका कट गया, छिल गया, ठीक है, इतना मांस ही छिल गया उसका। तो जब ये मांस भरेगा, आप ध्यान लगाना, जब भी ये मांस भरेगा तो यहाँ पे सेल्स इतने भर में ही भर जाएंगे, भर के फिर से नॉर्मल लाइन पे ले आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भरते 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 ऊपर तक चली आए, और ऊपर चली आए, ठीक है, और ऊपर तक चली आए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब एक सेल यहाँ पर आती है, ग्रो करती है, मान लिया आप पे घाव हुआ था, तो जब एक सेल नई बनती है, उसके बाद एक दूसरी बनती है, तो दूसरी एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में जब आती है तो उसकी ग्रोथ में इनिबिशन होता है, फिर दूसरी एक और के कांटेक्ट में आएगी, फिर एक और के कांटेक्ट में, जैसे जैसे कांटेक्ट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप लोग देखोगे कि वहां पर ग्रोथ रेट में कमी आती चली जाएगी। तो आप लास्ट में क्या देखते हो, पूरा घाव तो भर जाता है, लेकिन ऊपर एक ब्राउन कलर की
पापड़ी सी जम जाती है, वो बहुत समय तक जमी रह सकती है, क्योंकि एपिथेलियल सेल सबसे लास्ट में, सबसे ज्यादा कांटेक्ट में चल रही है, ठीक है, तो वो सबसे देर में आकर के भरने वाली है। बोलो भाई, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या हो रहा है कि कैंसर सेल क्या होती है, वहां पर इस कांटेक्ट इनहिबिशन का लॉस हो जाता है। जब भी कोई एक सेल होती है वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है, तीसरे के कांटेक्ट में आती है, जैसे जैसे उसका कांटेक्ट बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे उसका कांटेक्ट बढ़ता चला जाता है, ये तो हमने 2D में देखा, ऐसे 3D में इमेजिन करो, है ना, 3D में इमेजिन करो, तो जैसे जैसे यहाँ पर कांटेक्ट बढ़ता जाएगा उसकी ग्रोथ रेट में कमी आती चली जाएगी। तो जो ग्रोथ रेट में कमी आ रही है, नॉर्मल जीवन है, ये नॉर्मल सेल की पहचान है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा खत्म हो जाता है, कैंसर सेल में ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात आ रही है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। एक बात और है, मान लिया कि आपने कोई एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, उसमें बढ़िया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाल दिया, कोई मीडिया डाल दिया, और मान लिया कि कोई सेल डाल दिया, है ना, कोई सेल लाइन डाल दिया, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ नहीं, हमने न्यूट्रिएंट खाली बोला, सॉरी, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ तो खाली हम लोग स्पेसिफिक एक के लिए बोल देते हैं, है ना। हमने मान लिया कि कोई न्यूट्रिएंट डाल दिया है और बाहर से कोई भी सेल डाल दी, तो सेल अंदर डाल दिया है ना, मान लिया कि ये न्यूट्रिएंट जो था बस वो लिक्विड में रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सॉलिड में भी रख सकते हैं, लिक्विड में रखते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो सेल अंदर आकर के ग्रो करेगी, सेल अंदर आकर के प्रोलिफरेट करेगी, जहाँ पर जो प्रोलिफरेशन होगा उसमें सेल का नंबर बढ़ेगा। अच्छा, सेल का नंबर मान लिया एक सेल थी, एक से 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसे सेल का नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा लगातार उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी ग्रोथ रेट कम होती चली जाएगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। मतलब डेंसिटी के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट जो होता है वो कम होने लगता है। मतलब डेंसिटी और ग्रोथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी जो होती है इन नॉर्मल सेल, नॉर्मल, ये नॉर्मल की बात हो रही है, डेंसिटी बढ़ने पे ग्रोथ रेट घटती है, ग्रोथ रेट घट जाती है। वो कब? इन केस ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ सेल। while in case of कैंसर सेल, कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल में थोड़ा अलग कहानी चल रही है। वहां पर क्या होता है, ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो जाती है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कितनी सेल अगल बगल हो गई हो, ओवर क्राउडिंग हो रही है, कोई मतलब नहीं है, वो चलते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। एनकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। नॉर्मल सेल की ग्रोथ क्या होती है कि जब तक उसको कोई अटैचमेंट ना मिले, मतलब हवा में सेल ग्रो नहीं होगी, है ना, उसको कहीं ना कहीं अटैच होना है। मान लिया कोई एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसी पे आके अटैच हो गई, उस पे आके अटैच हो गई, और उसी पे अटैच होकर के एक सेल से 2 सेल, 2 से 1000 सेल बन जाएगी। मान लिया कोई एक इंसान है, उसका कोई ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर मेश लगा दिया गया, मेश लगा दी गई, मान लिया हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो उसके अंदर मेश लगा दी गई। अब कुछ समय बाद होता क्या है, ये जो जाली लगाई गई है हर्निया का, मान लिया इंगुइनल हर्निया थी, है ना, इंगुइनल हर्निया थी, वहां पे ऐसे नेट लगा दी गई। अब वहां पर क्या होगा, कुछ समय बाद वहां पर सारी सेल्स, अब नेट एक जो है वो एनकरेज एरिया प्रोवाइड करा रहा है, उसी के ऊपर सेल आकर के ग्रो करना शुरू करेंगे। कुछ समय बाद ये पूरी की पूरी जो नेट है वो कवर्ड कर ली जाएगी, टाइम लगेगा बट ये कवर हो जाएगी, है ना। ये कैसी ग्रोथ हो रही है, ये एंकरेज डिपेंडेंट हो रही है। इन केस ऑफ कैंसर सेल द ग्रोथ इज एंकरेज इंडिपेंडेंट। क्या आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हरिओम जी एंड अदर्स? हरिओम एट ऑल बताएं। शिवांगी जी बतलाएं, क्या आपको ये समझ में आया? दीप्ति मैडम को आ रहा समझ में कि नहीं? मनाल मैम को आ रहा? दीप्ति मैम बतलाएं, दीप्ति। अनुष्का जी, अनुष्का आप क्वेश्चन नहीं कर रही हैं आजकल, शुरू में तो बहुत, शुरू में खूब क्वेश्चन कर रही थी स्टार्टिंग में, अभी तो हमें लग रहा है भी नहीं, क्या है, तो सुन नहीं रही हैं, कोई बात नहीं। Someone wants to join this class। अंशिका जी बार बार आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद प्रोलिफरेशन की पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड हो जाती है। एक्चुअली में होता क्या है, नॉर्मल सेल में जो होता क्या है, नॉर्मल सेल में टीलोमेरेज शॉर्टनिंग होती है। जो सोमैटिक सेल होती है उसमें लगातार टीलोमेरेज, जो टीलोमेरेज नहीं बोलना चाहिए, टीलोमियर। नॉर्मल सेल में क्या होता है, टीलोमियर लगातार छोटा होता चला जाता है। 35, 40, 45 सेल साइकिल के बाद में लगभग वो सेल खत्म हो जाती है, फिर वो 1 से 2 सेल नहीं बन पाती है। जबकि इन केस ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल के केस में क्या होता है, टीलोमरेज आ जाता है। नॉर्मल के केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल में मैंने क्या बताया भाई आपको, नॉर्मल के केस में हमने बताया कि टीलोमियर, क्रोमोसोम में कभी आपने जीवन में टीलोमियर पढ़ा होगा, तो टीलोमियर की शॉर्टनिंग होती है। लगातार टीलोमियर शॉर्ट होता चला जाता है, लगातार शॉर्ट होने लगता है। तो लगभग एक सेल लगभग 30 से 35 साइकिल चलाती है। 40 मान लेते हैं, या अलग अलग बुक में 45 भी लिखा मिल सकता है, इतनी साइकिल चला जाती है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद हम लोग बोलते हैं हेफ्लिक, मुझे जितना याद आ रहा है, एकदम से याद आ रहा है, शायद हेफ्लिक लिमिट बोलते हैं क्या, है ना, हेफ्लिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हरिओम जी हेफ्लिक लिमिट। तो हेफ्लिक लिमिट जो होती है लगभग 30, 40, 45, बुक्स टू बुक वेरी करता है, ओवरऑल ये हेफ्लिक लिमिट रहती है। ये नॉर्मल का जीवन है, क्योंकि वहां पर टीलोमियर शॉर्टिंग होती है। जबकि इन केस ऑफ कैंसरस सेल, कैंसरस सेल में क्या होता है, एक एंजाइम आ जाता है टीलोमरेज एंजाइम। और टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, टीलोमियर की शॉर्टनिंग को, टीलोमियर की शॉर्टनिंग, जो टीलोमियर लगातार शॉर्ट हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है, शॉर्टनिंग को, शॉर्ट होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, उसको रोक देता है, उसको नहीं होने देता है। मतलब टीलोमियर की शॉर्टनिंग नहीं होती है। टीलोमियर की शॉर्टनिंग नहीं होती है तो उस सेल के अंदर, और भी कई कारण है, उस सेल के अंदर अनलिमिटेड प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल आ जाती है। ठीक है, अनलिमिटेड प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाती है, जीनोमिक इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। कैंसरस सेल के अंदर जीनोमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है ना, जीन लेवल में बहुत सारा चेंजेस आता है बहुत तेजी से, जबकि जो नॉर्मल सेल होती है वो स्टेबल रहती है। कैंसर सेल में एपोप्टोसिस के रेजिस्टेंस हो जाती है, उसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ खत्म, है ना, प्रोग्राम सेल डेथ वाली प्रोसेस खत्म हो जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ अब नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस हो गया, एपोप्टोसिस से रेजिस्टेंस हो करने लगती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और रह गया क्या, हाँ चलिए पहले इतनी देख लेते, इतनी प्रॉपर्टीज उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अनुष्का जी वापस आई, अनुष्का जी और इंद्राक्षी, है ना, इंद्राक्षी और अनुष्का एक ही यूनिवर्सिटी में है। उसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है, और भी हो सकता हो कोई वहां से, उस डिपार्टमेंट से, उस स्कूल से, खासियत ये है कि वहां पढ़ने का मौका खूब मिलता है। तो आप उस मौके को भुनाइए, है ना, उस मौके को भुनाइए, पढ़ने का मौका बहुत सारा रहता है आपके पास। क्लास में हो तो खूब सारे क्वेश्चंस करते रहो, लगातार क्वेश्चंस करो, बैठ करके, साथ में बैठ करके करो क्वेश्चंस, है ना। तो उस टाइम को बचाओ, उस टाइम का सदुपयोग करो लगातार। अब अनुष्का जी है वो क्वेश्चंस नहीं कर रही, शुरू में खूब क्वेश्चंस कर रही थी, खूब क्वेश्चन पूछ रही थी। जब क्वेश्चन करोगे, जब पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो सोल्यूशन ढूंढोगी, सोल्यूशन ढूंढोगी तो फंसोगी, कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो हमसे पूछोगे, तो हम जान जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। बोलिए भाई, आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंक्रीज्ड इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। कैंसर सेल के अंदर इन्वेजन और मेटास्टेसिस की प्रक्रिया ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। इन्वेजन का मतलब, इन्वेजन और मेटास्टेसिस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मान लिया कैंसर सेल है, ये अगल बगल वाली सेल को भी कैंसरस कर दे, है ना, इसको बोलते हैं इन्वेजन। और ये डिस्टेंट सेल को भी कैंसरस कर दे, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, है ना। मेटास्टेसिस ब्लड के माध्यम से यहाँ ब्लड सेल्स के थ्रू, है ना, या ब्लड के थ्रू, ब्लड सेल्स नहीं बोलना चाहिए, ब्लड के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पर भी कैंसर कर दे, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये कैंसर सेल की खासियत रहती है। सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग,
ड्यू टू परसिस्टेंट ग्रोथ सिग्नल। एक्चुअली में कैंसर सेल में क्या आता है, कैंसर सेल जहाँ पर कैंसर हो जाता है वहाँ पर ग्रोथ सिग्नल परसिस्टेंट हो जाते हैं। सेल को एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनाना होता है ना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनाना होता है, उसके लिए चाहिए होता है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर आता है और वो कहता है एक सेल से दो सेल बनाओ। जैसे मान लिया इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, इपिडर्मल सेल्स को प्रोलिफरेट कराने में मदद करता है, इनिशिएट कराता है। इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, इपिडर्मल सेल को प्रोलिफरेशन, इपिडर्मल सेल के प्रोलिफरेशन को इनिशिएट करा देता है। इसको बोलते हैं सस्टेन्ड इपिडर्मल ग्रोथ, है ना, सस्टेन्ड इपिडर्मल ग्रोथ, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि परसिस्टेंट ग्रोथ सिग्नल्स, लगातार ग्रोथ सिग्नल मिलते रहते हैं, और परसिस्टेंट ग्रोथ सिग्नल मिलने के कारण उनके अंदर क्या होता है, लगातार लगातार नॉन स्टॉप बदस्तूर उनके अंदर प्रोलिफरेशन जारी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हो गई जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज है। अब एक टॉपिक और आता है, हॉलमार्क ऑफ कैंसर सेल। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज और हॉलमार्क ऑफ कैंसर दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले तो प्रॉपर्टीज और हॉलमार्क में अंतर समझ लेते एग्जैक्टली है क्या, हॉलमार्क और प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है। देखो, हॉलमार्क जो होता है वो हम लोग कैंसर सेल लेवल पे बात करते हैं कि एक कोई सेल है ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल कैंसर सेल। एक इंडिविजुअल कैंसर सेल के जो फीचर दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसर सेल। जबकि हॉलमार्क ऑफ द कैंसर क्या है, कैंसर हॉलमार्क क्या है, कैंसर के हॉलमार्क क्या हो रहे हैं, इसेंशियल बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, है ना, एक्वायर्ड ड्यूरिंग कैंसर डेवलपमेंट, है ना, कैंसर डेवलपमेंट के समय जो भी कैपेबिलिटीज एक्वायर की जा रही है उनको हम लोग बोलते हैं कि कैंसर के हॉलमार्क हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या होता है, एक तरह का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइबिंग कैंसर प्रोग्रेशन, है ना। ये दोनों पॉइंट नहीं समझ में आ रहे क्योंकि अगला पॉइंट समझेंगे तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये सेलुलर लेवल पे कंसंट्रेट करता है ना। ये क्या करता है, फोकस ऑन द ट्यूमर बायोलॉजी लेवल, पूरे ट्यूमर लेवल पे फोकस करता है। यहाँ पर एग्जांपल जैसे लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अब ये एक सेल लेवल पे हम देख सकते हैं, है ना, एक सेल लेवल पे देख सकते हैं। मतलब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल लेवल पे देख सकते हैं। दूसरी बात क्या आ रही है, एनकरेज इंडिपेंडेंसी, है ना, एनकरेज इंडिपेंडेंसी, ये हम लोग कब देख सकते हैं, ये हम लोग एक सेल लेवल पे देख सकते हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ये लोग हम लोग कब देख सकते हैं, एक सेल लेवल पे देख सकते हैं, दो सेल लेवल पे, 10 सेल लेवल पे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर पूरे सेल लेवल की बात करें, है ना, एक ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है, सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, है ना, सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। इसके अंदर प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग ओवरऑल पाई जा रही है, एंजियोजेनेसिस हो रही है। ये पूरे कैंसर, एक सेल के अंदर एंजियोजेनेसिस नहीं हो सकती। बहुत प्यारा एग्जांपल है ये, मान लिया एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, ऐसे बहुत सारी सेल बन गई, खूब सारी सेल मिल करके एक ट्यूमर बना ली, खूब सारी सेल मिल करके एक ट्यूमर बना ली, और उस ट्यूमर के अंदर क्या बनने लग गया, आप उस ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल्स बन रही है, उस ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल बन रही है, ऐसे, है ना। ये कहाँ पर हो रही, इसको हम लोग बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। ये कहाँ पर होती है, एक सेल लेवल पे नहीं हो सकती है। ये कब हो सकती है, जब ग्रुप ऑफ सेल हो, पूरा क्या हो रहा हो, यहाँ पर कैंसर की बात हो रही हो, एक सेल की बात नहीं हो रही, कैंसरस सेल की बात नहीं हो रही, पूरी कैंसर की बात हो रही हो। ये हो गई एंजियोजेनेसिस। इम्यून इवेजन, है ना, इम्यून इवेजन, यहाँ पर जो भी इम्यूनिटी है, मान लिया नेचुरल किलर सेल्स हैं, है ना, जो क्या कर रही है, कैंसर सेल को खा जाती है, तो कैंसर सेल को नेचुरल किलर सेल कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इम्यून इन्वेजन हो गया, और सेल डेथ से रजिस्ट कर गई है, एपोप्टोसिस से रजिस्ट कर गई। ये सब कैंसर लेवल की बात हो रही है। बोलो भाई, हॉलमार्क और प्रॉपर्टीज में अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं। हॉलमार्क जो हो रहा है वो कैंसर लेवल पे बात हो रही है, और प्रॉपर्टीज एक सेल लेवल पे बात चल रही है। अब हॉलमार्क हम लोग थोड़ा सा जाने, अब हॉलमार्क हम लोग थोड़ा सा जाने, अब हॉलमार्क हम लोग थोड़ा सा जाने। ठीक है, क्या जानते हैं हॉलमार्क में, सस्टेन्ड
प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग समझा दिया गया है, पहले से भी आपको पता है। प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग जो है वो सस्टेन्ड रहेगी। अवॉइडिंग ग्रोथ सप्रेसर, जो भी ग्रोथ सप्रेसर है, ग्रोथ को रोकने वाले जो भी है प्रोटीन, ग्रोथ को रोकने वाले प्रोटीन है, ठीक है, ग्रोथ को रोकने वाले प्रोटीन है, ग्रोथ सप्रेसर है। रजिस्टिंग एपोप्टोसिस, रजिस्टिंग एपोप्टोसिस, रजिस्टिंग एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस उसमें नहीं होगी। रेप्लिकेटिव इमॉर्टेलिटी है ना, रेप्लिकेटिव इमॉर्टेलिटी आ जाएगी, अमर हो जाएंगे, वो लगातार रेप्लिकेट करते रहेंगे, उनमें टीलोमियर लगातार मेंटेन रहेगी। इसके अंदर एंजियोजेनेसिस भी होती है, ये कैंसर की पहचान है, ये कैंसर का हॉलमार्क है। इनके अंदर इन्वेजन और मेटास्टेसिस मिलेगी, है ना, एक्टिवेटिंग इन्वेजन और मेटास्टेसिस। कई प्रॉपर्टीज ओवरलैप करेंगी, कंफ्यूज मत होना, हमको मेन मतलब समझाना था हॉलमार्क और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या आ रहा है। हॉलमार्क एक कैंसर लेवल पे बात हो रही है, पूरे ग्रुप लेवल पे बात हो रही है, और प्रॉपर्टीज अलग अलग कहानी चल रही है ना। ग्रुप लेवल पे अलग कहानी है, ग्रुप लेवल पे थोड़ा अलग कहानी से। ग्रुप लेवल पे बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हो एंजियोजेनेसिस, ये ग्रुप लेवल पे देखने को मिलेगा। डीरेगुलेटिंग सेलुलर एनर्जेटिक्स, सेलुलर एनर्जेटिक्स को डीरेगुलेट कर देता है, इस चीज को समझते हैं। नॉर्मल सेलुलर एनर्जेटिक्स है, नॉर्मल सेलुलर एनर्जेटिक्स क्या चलती है कि मान लिया कोई एक सेल है, ठीक है, मान लिया कोई एक सेल है, उसके अंदर अपने हिसाब से रिस्पिरेशन चल रहा है, अपने हिसाब से रिस्पिरेशन चल रहा है ना, अपने हिसाब से रिस्पिरेशन चल रहा है, उससे अपने हिसाब से एनर्जी बन रही है ना, एक अलग रेट से रिस्पिरेशन चल रहा है, एक अलग रेट से एनर्जी बन रही है, और उस अलग तरह से एनर्जी का यूज किया जा रहा है। जो कैंसरस सेल हो जाती है उनके केस में कुछ अलग कहानी चलती है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, उनमें रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, उनमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। उसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जा रहा है ना, ग्लूकोज का है ना, क्या होता है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। एक बड़ी फेवरेट सी, बहुत सारी टेक्निक्स है कैंसर को पता करने की, कैंसर है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम केस में जिनको भी कैंसर हो जाता है वो यही बोलते हैं कि यार सही समय पे पता नहीं चला, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे, मार्कर लेवल पे भी काम करने लायक है। एक टेक्निक होती है पेट, कितने लोगों ने पेट का नाम सुना है, पेट का नाम सुना है किसी ने, हरिओम ने सुना, किसी को पेट का फुल फॉर्म पता है, पेट का फुल फॉर्म पता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। उसका बेसिक क्या है, उसका बेस प्रिंसिपल, पेट का प्रिंसिपल क्या है, पेट का प्रिंसिपल कितने लोग को पता है, बताएं। पेट का प्रिंसिपल ये कहता है, पेट में कुछ नहीं देखा जाता है, एक्चुअली में पेट में देखा क्या जाता है कि जिस एरिया में कैंसर हुआ है वहां पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की रेट क्या है। अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की रेट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गई है तो मतलब वहां की सेल्स उस ग्लूकोज को ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में उनको एनर्जी, और क्यों यूज करें, क्योंकि उनको ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। और ज्यादा मात्रा में एनर्जी क्या चाहिए, ये एक दशा है ना, डायरेक्ट पेट नहीं कराते हैं, पहले तो बायोप्सी कराएंगे, ठीक है, ये एक दशा है, एक कंडीशन है कैंसर की। मान लिया बायोप्सी में कैंसर आ गया है तो पेट करा के भी देख लेंगे, पेट करा के, महंगी सी काफी महंगी सी ये टेक्निक है, हमारे मान लो लखनऊ में है तो एक ही दो जगह हो रही है खाली, ये शायद एक ही जगह हो रही है ना। तो वहां पर क्या कराएंगे, वो लोग देखते हैं कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो ज्यादा हो रहा है क्या। अगर वो ज्यादा हो रहा है, अगर वो ज्यादा हो रहा है तो हम लोग मान के चलते हैं कि वहां पर क्या है, कैंसर है। लेकिन ये प्राइमरी डायग्नोसिस नहीं हो रही है, पहली बात तो महंगी भी है इसलिए प्राइमरी करानी नहीं है, और उससे पहले हम लोग को क्या कराना है, उससे पहले हम लोगों को क्या कराना होता है, बायोप्सी करानी होती है, एमआरआई करानी होती है, बहुत सारी और भी टेक्निक्स है ना, लेकिन उसमें एक पेट भी है। तो ओवरऑल हमको पेट से ये पता चला कि कैंसर में क्या होता है, रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, तो इसने क्या कर दिया, जो सेलुलर एनर्जेटिक्स है उसको डीरेगुलेट कर दिया है, जो रेगुलेटेड सेलुलर एनर्जेटिक्स है उसको अपने हिसाब से चलाने लगा, जैसी एनर्जी इसको चाहिए उस हिसाब से काम करेगा ये, है ना। इन्वेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन, है ना, इवेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन। इम्यून डिस्ट्रक्शन क्या है,
इम्यून डिस्ट्रक्शन क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैंसर को रोकता है, उसको खत्म कर देते हैं। अब इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर दिए, वो कहते कहाँ करे, अरे हमारा मन हम जहाँ चाहे जहाँ जाए। है भाई, बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मान लिया कि कोई इम्यून सेल है, वो कैंसर सेल को खा जाती है। पहले के समय में क्या रहता था, अलग अलग धर्म में, हर देखो धर्म चाहे जो है सब यही सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे व्रत रहना। तो व्रत रहने में क्या रहा कि व्रत रहेंगे तो नेचुरल किलर सेल और एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव हो जाती है तो खाने लग जाती है कैंसरस सेल को, और कैंसरस सेल को खाने से क्या हो जाता है, कैंसरस सेल खाने से कैंसर नहीं होता है। लेकिन जब कैंसर हो चुका होता है तो वहां पर जब कैंसर सेल खाने आती है तो उनको खाने भी नहीं देते, मार के भगा देते कि यहाँ से चलो निकलो, है ना। बोलो भाई, तो व्रत रहना या रोजा रहना जो है वो भी अलग अलग धर्मों में अच्छे से रहना सिखाते हैं। अब कैंसर की प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस, जिसको हम लोगों को खूब अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद है सबके पास रफ कॉपी और पेन रहेगा। लास्ट में अभी हम बोलेंगे लिखना है, और बस आज की क्लास इन केस ऑफ सेल बायोलॉजी यहीं पे कंप्लीट होगी। फिर हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफी की, है ना, सॉरी टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन में पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है भाई। कैंसर सेल की एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी ये रहती है कि इसके अंदर मेटास्टेसिस शो करने की क्षमता होती है। मेटास्टेसिस कैसे होती, क्या होती है, पूरी मैकेनिज्म समझना है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है ना, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडिंग, है ना। इसमें क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है, स्प्रेड करती है ऑफ ट्यूमर सेल फ्रॉम प्राइमरी साइट जहां पर है टू द डिस्टेंट ऑर्गन, दूर वाले ऑर्गन, दूरस्थ, डिस्टेंट की शुद्ध हिंदी होती है दूरस्थ ऑर्गन, है ना, थ्रू ब्लड के द्वारा या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो भी होता है, या लिम्फ के द्वारा, टू फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर से सेकेंडरी ट्यूमर बना देने की प्रक्रिया क्या हो रही है, मेटास्टेसिस हो रही है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा और वहां पर भी ट्यूमर कर दिया। जहां पे पहले था वो प्राइमरी ट्यूमर था, मान लिया ओरल कैंसर था किसी को, वो लंग्स में पहुंच गया है, तो ओरल कैंसर लंग्स में पहुंच जाता है। ओरल कैंसर जैसे लंग्स में पहुंच गया है, हम लोग बोलेंगे लंग्स में भी कैंसर हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, है ना, सेकेंडरी ट्यूमर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी ट्यूमर। अब देखने वाले हम लोग कि ये होता कैसे है, ये प्रक्रिया कैसे चलती है। तो मान लिया गया किसी को प्राइमरी ट्यूमर था, मान लिया गया किसी को भी प्राइमरी ट्यूमर था, प्राइमरी ट्यूमर था, दिख रहा है ना प्रॉपर, सबको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि ब्रेस्ट कैंसर था किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, कोलन कैंसर था, लंग कैंसर था, है ना, सॉफ्ट पैलेट कैंसर था, कोई भी कैंसर था, इट डजेंट मैटर, कोई भी कैंसर था। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कैंसर हो गया। कैंसर में नॉर्मल सेल में होता क्या है कि नॉर्मल एक सेल होती है और नॉर्मल एक और सेल होती है। ये सेल और सेल आपस में जुड़े रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ ई कैथरीन। इपीडर्मल है ना, अगर मान लिया इपीडर्मल है ना, इपीडर्मल है तो हम लोग इसको बोलते हैं ई कैथरीन। अब ई कैथरीन क्या होता है वो आगे समझेंगे। साइटोस्केलेटन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये 2 चैप्टर और हैं तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ई कैथरीन एक ऐसी प्रोटीन है जो सेल को आपस में पकड़े रहने का काम करती है, एक सेल को दूसरे सेल से पकड़े रहने का काम करती है, इसको बोलते हैं ई कैथरीन, है ना, ई कैथरीन। ई कैथरीन क्या करती है, सेल को सेल से पकड़े रहने का काम करती है, इसको बोलते हैं ई कैथरीन। होता क्या है कि जैसे प्राइमरी ट्यूमर होता है, प्राइमरी ट्यूमर से हम लोग जानने वाले हैं कि सेकेंडरी ट्यूमर कैसे डेवलप होता है। तो प्राइमरी ट्यूमर से सेकेंडरी ट्यूमर को डेवलप होने का एक दशा क्या होती है, सबसे पहले कि जो ई कैथरीन है, ई कैथरीन मीडिएटेड एडिशन है, उसका लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, मतलब सेल के बीच में एडिशन खत्म। तो जो सेल आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए थी, है ना, वो उनके बीच का ये एडिशन जो था ये खत्म हो जाता है, तो मतलब ये सेल फ्री हो जाएंगी। नाउ दीज सेल्स कैन बी फ्री, है ना, और ये सेल जैसे फ्री हो जाती है, अब इन सेल को हम लोग इपीडर्मल ना कह करके मीजेनकाइमल कहने लगते हैं। दोनों में यही अंतर होता है, मीजेनकाइमल। इपीडर्मल से मीजेनकाइमल कैसे डेवलप होती है, सेल एडिशन खत्म होने लगता है। नॉर्मल भी इपीडर्मल से मीजेनकाइमल अगर डेवलप हो रही है तो कैसे होती है,
सेल सेल के बीच में एडिशन खत्म होना एक बहुत इंपॉर्टेंट, मान लिया नॉर्मल का मतलब उसको कैंसर नहीं है, उस पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर नहीं भी है, तब भी नॉर्मल सेल से मीजेनकाइमल अगर बनाना है तो सेल सेल एडिशन को खत्म करना होगा। इपीथेलियल सेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, क्यों होती है? किसके उसके अंदर ई कैदरीन होता है, सेल सेल आपस में एक दूसरे को पकड़े रहती हैं, है ना। और मीजेनकाइमल जो होती है वो मोटाइल होती है, वो सेल आप वो चल सकती है, वो मूव कर सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इपीथेलियल मीजेनकाइमल ट्रांजिशन हो जाता है, मतलब जो इपीथेलियल सेल थी वो मीजेनकाइमल सेल में चेंज हो जाती है, क्यों हो गई? क्योंकि उसके अंदर ई कैदरीन जो है उसका लॉस हो चुका है, वो डाउन रेगुलेटेड हो जाती है ना। मान लिया ई कैदरीन प्रोटीन जो बनी थी, ई कैदरीन प्रोटीन जो बन रही थी वो ई का मतलब यहाँ पे एपिडर्मल से है, जो कैदरीन प्रोटीन बन रही थी वो कैदरीन प्रोटीन डाउन रेगुलेट कर दी गई। तो कैंसर सेल की सबसे पहली खासियत क्या आ गई कि कैंसर सेल प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज हो रहा है, उसकी सबसे पहली दशा ये हो गई कि उसके अंदर ई कैदरीन को या कैदरीन को डाउन रेगुलेट कराओ, है ना, उसकी सिंथेसिस कम कराओ। जब सिंथेसिस कम हो जाएगी या खत्म कराओ, ब्लॉक कर दो, है ना, ब्लॉक कर दो या डाउन रेगुलेट करा दो, बहुत कम कर दो। तो जब ये हो जाएगी, ये प्रक्रिया हो जाएगी, तो क्या होगा? सेल और सेल के बीच में जो कांटेक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो सेल और सेल के बीच में एंकरेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, जिससे जो इपिथेलियल सेल है वो मेसेंकाइमल सेल में ट्रांजिट हो जाएगी। आगे क्या होने वाला है? कुछ जीटीपीएस है, कुछ जीटीपीएस है वो एक्टिव हो जाएंगे। ये जीटीपीएस का इन सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि रो ए है, रैक है, CDC42 है, रो सी है, ये छोटे छोटे जीटीपीएस है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे? एक्टिवेट होकर के एक्टिन का साइटोस्केलेटन बनाएंगे। कहीं कहीं पे एक्टिन और मायोसिन दोनों लिखा मिलेगा, आप परेशान नहीं होना है। ओवरऑल ये साइटोस्केलेटन तैयार कर देते हैं, ऑर्गेनाइज करा देते हैं एक साइटोस्केलेटन, जिससे क्या होता है? एक्टिन का साइको स्केलेटन की रीमॉडलिंग हो जाती है। क्या होती है? एक्टिन साइक्लिन एक्टिन साइटोस्केलेटन रीमॉडलिंग, ठीक है। ध्यान लगाना, बहुत मेहनत बहुत समय लगा है तब जाकर ये इस तरह का, क्योंकि अगर ये हम लिखवाने बैठेंगे, लिख के नोट्स देंगे तो आप पढ़ोगे भी नहीं, है ना। और ये कम से कम ये 3 पेज में तैयार होगा, पूरा ये प्रपंच जो बताया जा रहा है ये 3 पेज में खत्म होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये रैंडम अगर हम किसी को टेबल देंगे उसको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला उनको, है ना, उनको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो जब ये पढ़ेंगे तब उनको ये समझ में आने वाली है बात, इसीलिए हम लोग पढ़ के देखेंगे। क्या बताया जा रहा है कि एक्टिन साइक्लिन का रीमॉडलिंग हुआ। मान लिया नॉर्मल सेल जो थी राउंड थी, एक्टिन जो साइक्लिन है जो उसके अंदर का साइटोस्केलेटन है वो रीमॉडल हो गया, अब वो सेल लॉन्ग हो गई। कह रहे सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मान लिया गया कि कोई एक सेल है, सेल ना मान करके कोई भी एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं। अब उसके अंदर का स्केलेटन है, उसके अंदर भी स्केलेटन पाया जा रहा है, उसका स्केलेटन कुछ ऐसा है मेरे भाई, उसका स्केलेटन कुछ ऐसा है, कैसा है कि वो राउंड हो पा रही है, वो स्फेरिकल हो पा रही है, ठीक है। उसका स्केलेटन कुछ ऐसा चल रहा है कि वो स्फेरिकल हो पा रही है। जैसे आपका घर है, आपके घर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपके घर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है कि आपके घर का जो भी शेप है वो है, समझो, जो भी शेप आपको दिख रहा है, कमरे का जो भी शेप दिख रहा है, लेकिन आप पहुंच गए एक मंदिर में और मंदिर में बना हुआ है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका स्केलेटन, इसके अंदर जो सरिया वगैरह लगी हुई है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया है, इसलिए वो ऐसा है। उम्मीद है इमेजिन कर पा रहे होंगे, है ना। मान लिया गया कि रावण, अब इमेजिन करो दो चीजें, एक तो रावण बना दिया गया या राम जी बना दिए गए या हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी बना दिए गए, ठीक है। तो जो भी है प्रधान जी बना दिए गए हैं, ठीक है। उनके अंदर का स्केलेटन जो है बांस का बनाया गया है, व्यवस्था बनाई जा रही है कि आज पुतला दहन कर देंगे उनका, बांस का बनाया गया है, तो उनका शेप अलग है, रावण का शेप अलग है ना। अलग अलग चीजों का अलग अलग शेप हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका स्केलेटन कैसा है। ऐसे ही स्केलेटन की रीमॉडलिंग करेंगे और रीमॉडलिंग करके इस सर्कुलर को काय में चेंज कर देंगे, एक लॉन्ग सेल में चेंज कर देंगे, या हम लोग बोल सकते हैं कभी कभी तो ये अमीबा जैसा भी हो सकता है ऐसा। तो ये कहानी कैसे हुई? स्केलेटन लेवल पे रीमॉडलिंग करवा के,
ठीक है, इतना पॉइंट फिर से देख लेते हैं क्या क्या मैंने बताया मेटास्टैसिस में क्या क्या हो रहा है, बहुत ध्यान लगाना है। मेटास्टैसिस में क्या क्या हो रहा है फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी ट्यूमर है, उसमें लॉस ऑफ ई गैदरिंग हो गई है ना, सेल सेल का एडिशन जो है वो समाप्त हो चुका है, जिसके कारण इपिथेलियल सेल मेसेनकाइमल सेल में चेंज हो चुकी है ना। इसके कारण इसमें और क्या हो रहा है, कुछ स्मॉल जीटीपीएज आकर के एक्टिवेट हो जाती हैं, जो ऑर्गेनाइज करा देंगी एक्टिन साइटोस्केलेटन को, एक्टिन साइटोस्केलेटन को ऑर्गेनाइज करा देंगी, है ना, ऑर्गेनाइज करा देंगे, जिसके कारण एक्टिन साइटोस्केलेटन जो है उसकी रीमॉडलिंग होगी, उसकी क्या होगी, रीमॉडलिंग हो जाएगी। रीमॉडलिंग हो जाने के कारण क्या होगा, नॉर्मल सेल जो राउंड राउंड दिख रही थी वो कैसी होने लग जाएंगी, वो लंबी लंबी सी सेल हो जाएंगी, है ना, वो अमीबा जैसी भी हो सकती हैं। मतलब ओवरऑल साइटोस्केलेटन रीमॉडलिंग के कारण उसका शेप भी चेंज हो गया। आपके अंदर का स्केलेटन चेंज, मान लिया कोई का चेहरा लंबा दिख रहा है, कोई का चेहरा गोल दिख रहा है, कोई, तो ये सब अलग अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि मांस ऐसा नहीं है, मेन कैसा दिख रहा है, जो आपका स्केलेटन है, जो खोपड़िया, ये जो आपकी फेस है ना, जो ये बोन्स है ना, अलग अलग तरह की, ये फ्रंटल बोन है ना, ये पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, क्या है, जाइगोन्यूमेटिक बोन है, नहीं ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल है ना, अलग अलग तरह की बोन्स है। वो बोन्स का शेप अलग हो गया, तो बोन्स का शेप अलग हो गया तो स्कल का शेप भी कुछ अलग हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल स्केलेटल लेवल पे चेंज हो गया, तो इसके कारण उसका शेप चेंज हो गया। उम्मीद है यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है। ये चेंज होने के कारण सेल जो है वो क्रॉलिंग करने लग जाएंगे, सेल जो है वो रेंगने लग जाएंगे, जो गोल सेल थी वो गोल सेल कैसी हो जाएंगी, लंबी सी हो जाएंगी, वो इतनी, ऐसी भी नहीं, सॉरी, ऐसी हो जाएंगी, है ना, या ऐसी हो जाएंगी, ओवरऑल सेल का शेप चेंज हो जाएगा। और सेल जो एक जगह पे बैठी हुई थी वो सेल ई कैदरिन के चले जाने के कारण, जीटीपीएस के एक्टिविटी के कारण क्या करने लगेंगी, वो अब क्रॉलिंग ना करके, है ना, सॉरी, वो बैठे ना रह करके अब क्या करने लगेंगी, वो क्रॉलिंग शुरू करेंगी, वो रेंगना शुरू कर देंगी। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तब आगे बढ़ा जाए। बताएं, इंद्राक्षी को समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो। अब देखो, अब मान लिया ये कैंसर सेल है, मान लिया ये कैंसर सेल थी ऐसे, ठीक है, ऐसे कैंसर सेल है, ये ऊपर लेयर हो गई, ये नीचे की लेयर हो गई, ये नीचे की लेयर हो गई, है ना। तो नीचे की लेयर में क्या होता है, ये कैंसर सेल में नीचे की तरफ क्या होता है, ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इन्वेडोपोडिया। क्या बोलते हैं, इन्वेडोपोडिया। अब यहाँ तक कहानी हो चुकी है, यहाँ तक कहानी हो सकती है, इनमें क्या बनने लगता है, इन्वेडोपोडिया बन जाता है। इन्वेडोपोडिया में क्या चलता है, इन्वेडोपोडिया में क्या चलता है मेरे भाई, इन्वेडोपोडिया में क्या चल रहा है कि ये ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। मान लिया यहीं पे ब्लड वेसल लगी हुई है, ठीक है, यहीं पे क्या जा रही है, ब्लड वेसल भी जा रही है, यहीं पर ब्लड भी बह रहा है ऐसे, ये ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल टहल रही है। तो ये जो कैंसर सेल है, ये यहां से इस ब्लड वेसल के अंदर पहुंचना है इसको, तो कैसे होगा, इन्वेडोपोडिया बनेगी। इन्वेडोपोडिया क्या करेंगे, फॉर्मेशन एट लोअर सरफेस ऑफ कैंसर सेल, सीसी का मतलब कैंसर सेल है, कैंसर सेल की लोअर सरफेस में छोटे छोटे इन्वेडोपोडिया बनेंगे, जो काहे का काम करेंगे, जो काहे का काम करने वाले हैं, जो काम करने वाले वर्क एज ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का काम करेंगे। कैंसर सेल क्या करेंगे, कुछ एंजाइम निकालेंगे, कैंसर सेल के अंदर कुछ एंजाइम निकालेंगे, जैसे MMP2, जैसे कि MMP9, जैसे कि UPA, ये कुछ तरह की एंजाइम्स निकलेंगे, है ना, ये कुछ तरीके के एंजाइम्स निकलेंगे। जब भी आप रिवाइज करोगे इनके नाम लिखोगे, रटना नहीं है, नाम लिखोगे, बार बार ये फोटो बनाओगे, इनका नाम लिखोगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो उसके अंदर एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मिनोजेन, है ना, प्लाज्मिनोजेन जो होती है वो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन है। इस प्लाज्मिनोजेन को क्या करती है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम इस प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में चेंज कर देते हैं, प्लाज्मिन में चेंज करते हैं। और प्लाज्मिन क्या कर देती है,
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करना शुरू करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट कर देगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट कर देगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगी। मान लिया गया कि ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या बोल सकते हो, तरह की लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक ये है और एक ये है, समझो बात को। इनवेडोपोडिया क्या करेंगी, और ये हो गई ब्लड वाली, ठीक है, ये ब्लड बह रहा है इसमें। तो इनवेडोपोडिया क्या करने वाली है, इनवेडोपोडिया क्या करने वाली, ड्रिलिंग करेंगी, ड्रिलिंग करेंगे। इसके अलावा उसके अंदर कुछ एंजाइम्स बनेंगे, जो एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, जो एंजाइम्स क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में चेंज कर देंगे। प्लाज्मिन भी एक तरह की प्रोटीन है, प्लाज्मिन भी एक तरह की प्रोटीन है, एक तरह की प्रोटीएज है ना, एक तरह की ये भी प्रोटीएज है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, एक तरह की एंजाइम है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब यहाँ पर किससे हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम से हो रहा है, ये एंजाइमेटिक रोल प्ले करेंगी। ये क्या करेगी, ये एंजाइम है, ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको गला देगी। मान लिया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसको गला दिया, और गला करके ये गला करके ये सेल कहाँ पहुंच जाएंगी, ये जो सेल्स है वो कहाँ पहुंचने वाली हैं, वो सेल्स यहाँ आ जाएंगी, ऐसे ब्लड के अंदर आ जाएंगी, ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड के अंदर आ जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंट्रावेजेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट्रावेजेशन होगा। कैंसरस सेल ब्लड के अंदर पहुंच गई, कैंसर सेल इंटर इनटू द ब्लड सेल्स या लिम्फ वेसल्स के अंदर, ब्लड या लिम्फ वेसल्स के अंदर इंटर कर गई। ओवरऑल ब्लड सेल नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, ब्लड बोलना चाहिए था। ब्लड सेल किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर नहीं आई है, ब्लड के अंदर पहुंच चुकी है। इसके बाद क्या होगा, ब्लड के अंदर पहुंची, ब्लड तेजी से बह रहा है ना, लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्लड हमारी बॉडी में बह रहा है, तो ये सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे पूरी बॉडी में, ये ब्लड जो कैंसर सेल है सर्कुलेट हो जाएंगे। सर्कुलेट हो जा करके जहां भी इनका टारगेट साइड है, जहां भी इनको फैलना है, जहां भी इनको माहौल मिला, जहां पर भी इनको माहौल मिलेगा, वहां पर जाकर के ये एक्स्ट्रावेजेशन करेंगी। ये क्या करेंगी, बाहर आ जाएंगी, उसी ब्लड वेसल से बाहर निकलेंगी, और बाहर निकल के वहां पे कॉलोनाइजेशन करेंगी, कॉलोनाइजेशन शुरू कर देंगी, और कॉलोनाइजेशन शुरू करके क्या करेंगी, सेकेंडरी ट्यूमर बना देंगी, और इस तरह से मेटास्टेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगी, मेटास्टेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने वाली है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पहले आप देख लो, ठीक है, पहले तो आप ही देख लो इसको अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खूब क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ठीक है, एक बार अब हम लोग भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक बार बनाएंगे पूरा खुद से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्राइमरी ट्यूमर था, प्राइमरी ट्यूमर था, है ना, उसमें क्या होगा, ई कैथरीन का लॉस हो गया, डाउन रेगुलेशन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ओवरऑल ई कैथरीन बनना बंद हो गई या बहुत कम बनने लगी, जिसके कारण सेल सेल एडिशन खत्म हो गया। इपिथेलियल सेल जो थी वो काय में चेंज हो गई, मीजेनकाइमल सेल में ट्रांजिट हो गई, है ना। मीजेनकाइमल सेल की खूबसूरती ये रहती, खासियत ये रहती है कि ये मोटाइल होती है, मूव करने लग जाती है,
है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्मॉल जीटीपीएस जो होते हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, स्मॉल जीटीपीएस एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि रो ए रैक CDC 42 और रो सी, है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है, स्मॉल जीटीपीएस, है ना, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज एक्टिन साइटोस्केलेटन को ऑर्गेनाइज कराते हैं, या बोल सकते हो रीऑर्गेनाइज करा देते हैं, नए सिरे से ऑर्गेनाइज करा देते हैं। जिसके ओवरऑल क्या होता है, हम लोग का जो जो सेल है वो सेल की रीमॉडलिंग हो जाती है, कैंसर सेल की रीमॉडलिंग हो जाती है। जो रीमॉडलिंग होने से कारण सेल का शेप भी चेंज हो जाएगा, सेल का शेप चेंज हो जाएगा। जो सेल राउंड हुआ करती थी वो लॉन्ग हो जाएगी, वो अमीबॉइड हो जाएगी, और सेल क्रॉल करने लगेगा, सेल भागने की कोशिश करेगा। इसके अलावा क्या होगा, उस सेल के जो लोअर सरफेस है वहां पर इन्वेडोपोडिया बनना शुरू करेंगी, जो नीचे की तरफ क्या करेंगी, ड्रिलिंग कराने का काम करेंगी, नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रिलिंग कराने लग जाएंगे। इन सेल के अंदर, है ना, एक तो इन्वेडोपोडिया हुआ, दूसरा सेल क्या हुआ, दूसरा इसने क्या किया, कुछ एंजाइम बनाया, कुछ एंजाइम इसने रिलीज किया कैंसर सेल ने, जैसे कि MMP2, है ना, MMP9 और यूपीए, है ना, यूपीए जैसे एंजाइम बनने लग जाएंगे, यूपीए जैसे कुछ एंजाइम बनने लगेंगे। ये एंजाइम क्या कर रहे होंगे, ये प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में चेंज करेंगे। प्लाज्मिन खुद एक एंजाइम है, वो क्या करेगी, प्लाज्मिन जब जैसे एक्टिवेट होगी वो क्या करेगी, वो खुद क्या करेगी, वो खुद एक एंजाइम है, तो वो क्या करने वाली है, वो डाइजेस्ट कर देगी, प्लाज्मिन डाइजेस्ट कर देगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को और बेसमेंट मेम्ब्रेन को। नीचे वाली मेम्ब्रेन टूट गई, है ना, नीचे वाली भी मेम्ब्रेन टूट गई। सेल कहाँ पहुंच जाएंगे, ओवरऑल ये सेल पहुंचने वाली है ब्लड सप्लाई में। कैंसर सेल इंटर्स इन द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के अंदर इंटर कर जाएगी, मतलब ब्लड के साथ पहुंच जाएगी, और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। सर्कुलेट होकर के जहां पर भी उसका टारगेट साइड है वो जैसे मिलेगा, एक्स्ट्रा वेजेशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेजेशन होने के बाद कॉलोनाइजेशन कराएगी, जहां पर भी एक्स्ट्रा वेजेशन करेगी उसके बाद सेल तेजी से मल्टीप्लाई करेगी, कॉलोनी बना लेगी, और कॉलोनी बनाने के बाद में उस बोलेंगे मेटास्टेसिस संपन्न हुआ। ठीक है, समय हुआ है 9:22। आप लोग को बहुत अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से टाइम मिल रहा है, 9:30 तक का, 8 मिनट का पूरा समय मिल रहा है। ठीक है, आप लोग इसको खूब अच्छे से मन लगा के दम लगा के पहले बनाओगे, रख के इसी समय इसको तैयार कर लेना है, और फिर हम लोग नई यूनिट आज से स्टार्ट कर देंगे। तो 9:30 पे आपसे मिल रहे हैं। ठीक है, लग जाइए काम पर सब लोग। टहल बहुत कम रही हो बेटा, टहलो थोड़ी देर, 15-20 मिनट। कहोगी टहल नहीं पा रहे, एक्सरसाइज करने में होता है, यहाँ से 20 मिनट विश्राम लो, तुरंत बैठी हो।